हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेज में। रीट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो नए टॉपिक्स एसएसटी विषय के अंदर ऐड किए गए थे, उन्हीं की वीडियो सीरीज में हमने सबसे पहले इकोनॉमी जो सब्जेक्ट था, जिसमें बैंक और बीमा सेक्टर जो था, उसके वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी। आज इस वीडियो सीरीज में हम तीसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बैंकिंग सिस्टम जो था इंडिया का, उसके संबंध में दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वीडियो फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हमने बैंकिंग सेक्टर का इतिहास और बैंकों का बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संरचना और उसके कार्य क्या क्या है उनके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। लेकिन यदि आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे शुरुआती इस सेक्टर के दोनों वीडियो जरूर एक बार ओवरव्यू लें उसका, तभी आपको आगे कनेक्टिंग लिंक मिलेगी और आप इस वीडियो को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो निशान है, उसको दबाना भी मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियो के अपडेट लगातार आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। देखिए, हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअल में होती क्या है और ये क्यों बनाई जाती है और इसको बनाने वाली संस्था हमारे पास कौन है। तो यहां थोड़ी सी हम उसी चीज के बारे में दोबारा से हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मौद्रिक नीति को हम मुख्य रूप से तीन भागों के अंदर डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अवधारणा जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, दोबारा से आपको जोड़ने के लिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट के अंदर इस बात को रखूंगा कि मौद्रिक नीति की कंसेप्ट क्या होता है, अवधारणा क्या होती है। दूसरी हमें इसमें बात करनी है कि मौद्रिक नीति बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य या पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास। और तीसरा फिर हम बात करेंगे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के साधन या उपकरण या इंस्ट्रूमेंट्स या मैं कहूं मेथड्स, तरीके कौन कौन से हमारे पास। इन तीनों के ऊपर टिकी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए, अवधारणा की दोबारा से मैं शॉर्ट में थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूं। मुद्रा जो है उसकी आपूर्ति और मांग, डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों के बीच का जो संतुलन स्थापित करने वाली जो हमारे पास नीति है, जो मुख्य रूप से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती थी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती थी, लेकिन अक्टूबर 2016 के बाद इस नीति को बनाने के लिए हमारे पास एक समिति गठित कर दी गई है, जिसको हम बोलते हैं एमपीसी, मौद्रिक नीति कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या समिति के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अक्टूबर 2016 के बाद भारत में मौद्रिक नीति बनाने और उसको अप्लाई करने का काम जो है वो कौन करती है? एमपीसी समिति करती है। तो वर्तमान में इस एमपीसी समिति की संरचना किस प्रकार की है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो ये तो रहेगी हमारे पास कि मौद्रिक नीति एक्चुअल में है क्या। तो मुख्य रूप से अगर कहें तो आपूर्ति और मांग, डिमांड एंड सप्लाई, किसकी? मुद्रा की, करेंसी की, इनके बीच का संतुलन जो है वही मौद्रिक नीति का क्या है? मुख्य उद्देश्य भी है। तो उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यही आ गया है कि मुद्रा की आपूर्ति और इसकी मांग जो है उसके बीच में संतुलन स्थापित करने वाली जो बाजार की नीति है, जो बाजार पर आधारित है, उसको हमने क्या बोला है? यही उसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात, हम इस दृष्टि से अगर बात करें तो इसको हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, जो भी मूल्य है चीजों का उसको स्थिर बनाए रखना, यानी कि बहुत अधिक महंगा और बहुत ज्यादा सस्ता होने वाली स्थिति न बने बाजार के अंदर। इस प्रकार की जो मूल्य स्थिरता है वो एमपीसी का या हम कहें मौद्रिक नीति का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम बात करें तो जब देखिए मूल्य स्थिरता बनी रहेगी तो उस देश की जो आर्थिक नीति है या उस देश का जो आर्थिक विकास है वो और बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि बाजार आधारित गतिविधियां इससे क्या होगी? और ज्यादा बढ़ती है। तो बाजार का विकास जैसे जैसे होगा, मार्केट डेवलप होगा, वैसे वैसे उस देश का विकास, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में हम कहें उस देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, उसके अंदर धीरे धीरे वृद्धि होगी और वो वृद्धि राष्ट्र में किसके संबंध में देखी जाएगी? आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करना इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरी बात अगर हम करें तो देश में स्वरोजगार और रोजगार की संभावना को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए भी मौद्रिक नीति जो है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, बाजार आधारित गतिविधियां बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उस देश के अंदर रोजगार और स्वरोजगार के साधन जो है वो ज्यादा डेवलप होंगे। चौथी बात अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है भारत का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार जिसको हम बोल रहे हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका होती है किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक नीति की। इसके अलावा भी हम और बहुत सारे उद्देश्य बता सकते हैं इसके। रुपए की जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट जो होती है, विनिमय दर, ठीक है,
विनिमय दर एक्सचेंज रेट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष रुपया जो है हमारा, करेंसी जिसको हम बोलते हैं, उसका मूल्य जो है वो लगभग क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। मूल्य स्थिरता, या उसको हम देखें तो रुपए की विनिमय दर एक्सचेंज रेट जो होती है उसको भी लगभग स्थिर बनाए रखने का कार्य जो है या उद्देश्य जो है वो किसका रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी का रहता है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो मुख्य रूप से मौद्रिक नीति जो है इसका मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो वो मूल्य स्थिरता को क्या किए रखना है, बनाए रखना है। और मूल्य स्थिरता कब बनी रह सकती है, जब मुद्रा की आपूर्ति और मांग, डिमांड और सप्लाई, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित रहेगा। ऐसा ना हो कि मुद्रा की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई है तो भी हमारे पास स्थिति खराब है, और मुद्रा की बहुत ज्यादा आपूर्ति बढ़ गई है तो भी हमारे पास स्थिति क्या है, खराब है। इन दोनों में संतुलन ही अपने आप में क्या कहलाएगा, मूल्य की स्थिरता कहलाएगा। दूसरी बात हमने देखनी है, किसी भी देश के बाजार का अधिक से अधिक विकास करना, उसकी आर्थिक गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, यह चीज जो है वो अंत में किसके रूप में आएगी, जीडीपी के रूप में। और जीडीपी आर्थिक विकास का एक तरीके से हमारे पास क्या है, सूचक है। इसके बाद में उस देश के अंदर रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, बाहर से जो निवेशक हैं, विदेशी निवेशक, वो भारत में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करें, इस तरीके का सृजन करना है हमें वातावरण। और इसके बाद रुपए की विनिमय दर को मुख्य रूप से क्या बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना या उसको संतुलित बनाए रखना। ये मौद्रिक नीति के क्या होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं। यहां तक तो हमने बात कर ली है कि अवधारणा क्या होती है, उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति का। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे पास वो है कि मौद्रिक नीति के ये जो उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, इनको हम प्राप्त कैसे करें, इनको अप्लाई कैसे करें, इस नीति को लागू किन आधारों पर अपने कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, वो ये ही साधन ही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, चलिए, मौद्रिक नीति को लागू करते समय हमें जो साधन इस्तेमाल में लेने हैं उनको हम दो अलग अलग भागों के अंदर विभाजित कर देंगे। पहले तो हमारे पास रहते हैं मात्रात्मक साधन, जिनको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में क्वांटिटेटिव उपकरण है, ये हमारे सारे साधन है हमारे पास। और दूसरे हैं हमारे पास गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। दो प्रकार के उपकरण या साधन है हमारे पास मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए। अब मात्रात्मक साधनों और गुणात्मक साधनों में अंतर आपको इन शब्दों से ही समझ में आ जाएगा। मात्रात्मक साधन जो होंगे वो मुद्रा की मात्रा को कम या ज्यादा करने वाले होंगे, या तो करेंसी की सप्लाई बढ़ाएंगे या उसकी डिमांड को बढ़ाएंगे, या डिमांड को कम करेंगे या सप्लाई को बढ़ाएंगे। मुद्रा की मात्रा कम और ज्यादा होगी, जबकि यहां पर मुद्रा की दिशा बदलेगी। दिशा बदलने का हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है कि कभी कृषि के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे या मौद्रिक नीति कृषि स्थिरता लेके आएगी, कभी उद्योगों के लिए ऋण ज्यादा देना होगा, कभी दूसरे सेक्टर जो हैं जिनको हम प्राथमिकता क्षेत्र बोलते हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मौद्रिक नीति में गुणात्मक साधन बहुत कम अपनाए जाते हैं, और अगर अपनाए भी जाते हैं तो इनका प्रभाव तुरंत देखने को नहीं मिलता है अपना। जैसा मात्रात्मक में तो जैसे ही एमपीसी या रिजर्व बैंक अपने निर्देश जारी करेगा वैसा ही उनका प्रभाव तुरंत बैंकों के ऊपर पड़ेगा नीचे, जबकि यहां पर प्रभाव जो है वो धीरे धीरे करके देखने को मिलता है, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन अचानक से नहीं आते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन अचानक आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मौद्रिक नीति जो है उसके मात्रात्मक साधन मुद्रा की मात्रा को निर्धारित करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं, ये दिशा को निर्धारित करने वाले हैं हमारे पास। अब हमें थोड़ी सी पिछले वीडियो लेक्चर की हमें बात दोबारा करनी पड़ेगी। मात्रात्मक नीति को लागू करने की हमने दो पॉलिसी की बात की थी। एक हमारे पास थी सस्ती मुद्रा की पॉलिसी, जिसको हमने बोला था चीप मनी सिस्टम के रूप में, और दूसरी थी महंगी मुद्रा की नीति, इसको हमने बोला था डियर मनी पॉलिसी के नाम से। अब दोनों में अंतर हम फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, बाजार में दो तरीके की व्यवस्था चलती है। एक को तो हमने बोला था इन्फ्लेशन के नाम से, दोबारा से रिमाइंड कर रहे हैं हम यहां पर जोड़ने के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, सरल शब्दों में हम इसको महंगाई कह सकते हैं। और दूसरी हमारे पास होती है डिफ्लेशन की मुद्रा, डिफ्लेशन की अवस्था, जिसको हम अपस्फीति बोल सकते हैं, और ये एक तरीके से हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं आर्थिक मंदी की अवस्था। अब इन दोनों अवस्थाओं में होता क्या है, इन्फ्लेशन हम किसको बोलते हैं और डिफ्लेशन किसको बोलते हैं। देखिए, सीधा सीधा अर्थ आप एक ही चीज से समझ लीजिए। जब बाजार के अंदर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति या सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो अवस्था होती है हमारे पास किसकी, इन्फ्लेशन की।
मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, इसका मतलब लोगों के पास पैसे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो खरीदारी ज्यादा करेंगे, और खरीदारी ज्यादा करेंगे इसका मतलब वस्तुओं के रेट जो हैं या मूल्य जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और मूल्य या वस्तुओं के रेट बढ़ना ही अपने आप में क्या है, महंगाई है। इसके विपरीत स्थिति हमें डिफ्लेशन में देखने को मिलेगी, अपस्फीति में। यहां क्या होगा, मुद्रा की मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी, कहने का मतलब आपूर्ति कम हो रही है और मांग बढ़ गई है, तो लोगों के पास पैसों की कमी होगी, तभी मांग बढ़ रही है मुद्रा की, खरीदारी लोग कम करेंगे। इस अवस्था में हमारे पास मूल्य जो है वस्तुओं के वो क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो यहां ये नीति जो है, सस्ती मुद्रा की नीति कब अपनाई जाती है, चीप मनी पॉलिसी कब अपनाई जाती है, ये अवस्था अपनाई जाती है मंदी के समय, डिफ्लेशन के समय। डिफ्लेशन के समय हमें क्या करनी पड़ेगी, ब्याज दर कम करनी पड़ेगी। ब्याज दर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम ब्याज पर मुद्रा जब हमें उपलब्ध होने लग जाएगी तो इसका मतलब कि हमें लोन भी क्या मिलेगा, कम रेट पर मिलेगा बैंक से, और कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो बैंक से लोन लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, और जैसे जैसे लोन की मात्रा बढ़ती जाएगी, अमाउंट बढ़ती जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति भी धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ब्याज दर को कम करके और बाजार की व्यवस्था को नियंत्रित करना, यह कहलाती है हमारे पास सस्ती मुद्रा की नीति, चीप मनी पॉलिसी हम बोल सकते हैं। दूसरी, हमारे पास जब बाजार के अंदर पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं, मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बाजार से उस आपूर्ति को वापस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज दर जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ब्याज दर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगी, बैंक लोन कम देंगे, लोन कम देंगे लोगों को, और लोन कम देंगे तो सीधी बात है कि लोगों के पास पैसे की धीरे धीरे करके कमी होती जाएगी, खरीदारी भी अब क्या होगी, धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, और मुद्रास्फीति धीरे धीरे करके क्या आ जाएगी, संतुलन में आ जाएगी। तो इनकी डिटेल में बात हमने पिछले वीडियो में की थी, आप एक बार के लिए दोबारा से अगर समझ में नहीं आई है बात तो वहां उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और बाकी हम सीधी बात यही कह सकते हैं कि सस्ती मुद्रा की नीति हम किस अवस्था में लागू करते हैं, डिफ्लेशन की अवस्था में, मंदी की अवस्था में, और महंगी मुद्रा की नीति हम किस अवस्था में लागू करते हैं, अधिकतर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की अवस्था में। तो हमने एक बात वहां भी देखी थी कि सस्ती मुद्रा की नीति अधिकतर लागू नहीं की जाती है। अधिकतर सरकार जो है या रिजर्व बैंक जो है वो कौन सी नीति को लागू करता है, महंगी नीति को लागू करता है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। तो दो प्रकार के साधन हमारे पास हुए और दो प्रकार की नीतियां हमारे पास हुई, एक हमारे पास है सस्ती मुद्रा की नीति और दूसरी हमारे पास कौन सी, महंगी मुद्रा की नीति। दोनों ही किसका भाग है, एक तरीके से मात्रात्मक साधनों का या मात्रात्मक नीति का भाग है। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से उपकरण हैं जो हमारे पास क्या करेंगे, इस मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों को लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रात्मक उपकरणों की, कि मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। तो हेडिंग यहीं से शुरू कर लेते हैं हमने, क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं मौद्रिक नीति को लागू करने के। तो यहां अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमारे पास तीन चीजें हैं, देखिए, जो मौद्रिक नीति के क्वांटिटेटिव मेथड्स कहलाते हैं, मात्रात्मक विधियां कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षित कोष, जिनको अंग्रेजी में बोलेंगे रिजर्व फंड, हमारे पास बोल सकते हैं इसको रिजर्व फंड। दूसरे हमारे पास होती है पॉलिसी रेट्स, नीतिगत दरें, हिंदी में अगर कहें तो नीतिगत दरें। और तीसरी हमारे पास होती है OMO, हम बोलते हैं इनको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं हम इनको, खुले बाजार की क्रियाएं, हिंदी में अगर कहें तो आप नोट कर सकते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। बाकी आप जितना इनको इंग्लिश के अंदर शब्दों को समझोगे उतना ही आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएगी। रिजर्व रेशियो है हमारे पास, रिजर्व फंड है हमारे पास, दूसरी है हमारे पास नीतिगत दरें। इसमें हमें कौन कौन सी बातें करनी है, पहले हम ओवरऑल उनका एक व्यू ले लेते हैं। आरक्षित अनुपातों में हमें दो अनुपातों की बात करनी है, एक को हम बोलते हैं CRR अनुपात, कैश, C फॉर कैश, रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, रेशो का मतलब अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात अगर हिंदी में कहें तो। दूसरी हमारे पास होती है SLR, इसको हम बोलते हैं स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो, ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो सांविधिक तरलता अनुपात,
तरलता अनुपात। आरक्षित कोष क्या होता है इसकी हम अभी बात करने वाले हैं। आरक्षित कोष में हमें दो चीजें पढ़नी है, सीआरआर पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है एसएलआर। सीआरआर से हमारा मतलब है कैश रिजर्व रेशो, आरक्षित अनुपात है ये नगद के रूप में, नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा हमारे पास स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो के नाम से, हिंदी में बोलेंगे सांविधिक तरलता अनुपात के नाम से। पॉलिसी रेट में हमें क्या क्या पढ़ना है उनमें अगर हम बात करेंगे तो 4-5 चीजें पढ़नी है हमें इसमें। बैंक रेट क्या होती है, कैसे लागू होती है उसको पढ़ना है। इसके बाद में हमें पढ़ना है रेपो रेट। तीसरी हमें पढ़नी है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। चौथी हमें पढ़नी है इसमें एमएसएफ रेट और पांचवी हमें इसमें बात करनी है कॉल मनी रेट, कॉल मनी रेट, ठीक है। और लास्ट हमें पढ़ना है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में। तो इनको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं इसे बीआर बैंक रेट, इसको हम बोल देंगे रेपो रेट आरआर, इसको हम बोल देंगे ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट, इसको हम एमएसएफआर बोल देंगे और ये हमारे पास कॉल मनी मार्केट रेट हो गई। तो 5 हमारे पास पॉलिसी रेट्स हैं मुख्य रूप से जो मात्रात्मक परिवर्तनों को लागू करेंगी, और 2 हमारे पास आरक्षित अनुपात होते हैं सीआरआर और दूसरा कौन सा है हमारे पास एसएलआर है। आप एक बार के लिए इनको नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इस बात का कि हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स जो हैं, मात्रात्मक जो तरीके हैं उनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उसका एक ओवरव्यू दिया है। 3 चीजें हमें इसमें देखनी है, आरक्षित कोष रिजर्व रेशो, पॉलिसी रेट्स नीतिगत दरें, और तीसरी है खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम इनको बोल सकते हैं। तो इस अवस्था में हम बात करते हैं सबसे पहले आरक्षित कोषों के संबंध में। आरक्षित कोष को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है एनडीटीएल के नाम से। इसको हम बोल सकते हैं नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी के नाम से, ठीक है। इसका नाम है नेट, नेट का मतलब हम बोल सकते हैं शुद्ध, डिपॉजिट का मतलब जमा, टाइम का मतलब समय, लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, शुद्ध जमा समय देनदारी हम इसको बोल सकते हैं। एनडीटीएल हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब एक्चुअल में एनडीटीएल है क्या इसकी हम बात कर लेते हैं। इसको एक बार के लिए मैं मिटो रहा हूं। देखिए आप एनडीटीएल क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसी से आपको सारी बातें समझ में आएगी, पकड़ में आएगी। एक्चुअल में क्या होता है, बैंक के पास 2 प्रकार की जमाएं आती हैं जो बैंक जमा करता है। एक को तो हम बोल देते हैं डिमांड देनदारी लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी, और दूसरी जो जमादारी होती है उसको हम बोल देते हैं टाइम लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी शब्द का मतलब ये होता है देनदारी, जिसको मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी धन जिसको ब्याज सहित वापस लौटाना है, ऐसा कोई भी धन जो ब्याज सहित वापस लौटाना है वो अपने आप में क्या होता है, लाइबिलिटी या देनदारी होता है। तो बैंक में जब भी हम धन जमा करवाएंगे, किसी भी रूप में जमा करवाएं, तो बैंक को हमें उस चीज का ब्याज देकर पुनः हमें वो धन उपलब्ध करवाना होगा। तो कहने का मतलब हमारी जितनी भी जमा पूंजी होती है बैंक में किसी भी रूप में हो, 2 रूपों में हो सकती है। डिमांड का मतलब मांग देनदारी बोल सकते हैं, और टाइम का मतलब समय देनदारी बोल सकते हैं। ये 2 फॉर्म होती है, 2 रूप होते हैं हमारे पास बैंक में जमा करवाने वाले। डिमांड लाइबिलिटी हमारे पास क्या होती है, जैसे हम करंट अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, चालू खाता जिसको बोलते हैं, इसी तरीके से हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, बचत खाता जिसको बोलते हैं, उसमें पैसा जमा करवाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डीडी का नाम आपने सुना है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डीडी। तो ये 3 जो रूप होते हैं बैंक में पैसा जमा करवाने के, उन तीनों रूपों को हम बोलते हैं क्या, मांग लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी। मतलब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। आप देखते होंगे आप अपने खाते में पैसा जमा करवा के आए और जब भी आपको जरूरत पड़ी आप बैंक में जाके अपने पैसे वापस निकलवा सकते हैं। तो कहने का मतलब डिमांड लाइबिलिटी बैंकों के पास कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बैंक जो है वो बैंकों के पास रुकती थोड़े टाइम के लिए है। दूसरी हमारे पास होती है जिनमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है या ज्यादा समय के लिए हम उसको जमा करवाते हैं बैंक में। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, एफडी का नाम शॉर्ट में आपने सुना होगा, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं हम इसको, स्थिर जमा बोल सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट,
इसी तरीके से आरडी, आरडी को बोलते हैं रिक्यूरिंग डिपॉजिट इंग्लिश में। रिक्यूरिंग का मतलब होता है आवर्ती, यानी कि हर साल या 6 महीने या 2 महीने से हम उसको दोबारा से क्या करते रहते हैं, उसका रिन्यू करते रहते हैं उसको। तो ये आरडी और एफडी जो रूप होते हैं ये टाइम लायबिलिटी के होते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखिए आप, जैसे मान लो किसी बैंक के पास एक दिन में 120 करोड़ रुपए आए, एक उदाहरण बता रहा हूं, 120 करोड़ रुपए एक बैंक के अंदर जमा हुए डिमांड लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी के रूप में आके, उस 120 करोड़ में से उसी दिन मान लो 20 करोड़ रुपए लोगों ने वापस निकलवा लिए अपने खातों से या अपनी टाइम लायबिलिटी से। तो अब बैंक के पास उस दिन का बैलेंस कितना बचा, शुद्ध बैलेंस 100 करोड़ रुपए बचा। 120 करोड़ तो उसके पास टोटल जमाएं आई, लेकिन वापस लेने वाले भी तो हैं बैंक से, पैसे निकलवाने वाले भी तो हैं। तो उन्होंने जब अपने पैसे निकलवा लिए, मान लो 20 करोड़ निकलवा लिए, तो बैंक के पास जितना बैलेंस बचता है उस दिन का, वही बैलेंस हमारे पास क्या कहलाता है, एनडीटीएल कहलाता है, नेट डिपॉजिट। मतलब उस दिन का शुद्ध बैंक के पास कितना जमा बचा है डिमांड लायबिलिटी के रूप में और टाइम लायबिलिटी के रूप में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनडीटीएल बोल रहे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं शुद्ध जमा समय देनदारी जो है उसका एक दिन के दौरान बैंक के पास लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं। और ये जो एनडीटीएल होता है यही आगे बैंक लोन के रूप में दे सकता है, लोन के रूप में दे सकता है। इसको हम बोल सकते हैं लोनेबल फंड बोल सकते हैं हम। ऋण योग्य हमारे पास क्या है, ये राशि है, लेकिन इस राशि की पूरी राशि बैंक जो है वो ऋण में नहीं दे सकता है। इसका भी कुछ अनुपात जो है वो बैंक को क्या रखना पड़ेगा, अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। यानी कि एनडीटीएल जो थी इसका कुछ हिस्सा जो है वो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने पास आरक्षित रखना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। और ये रिजर्व रखने की प्रक्रिया 2 तरीकों से हो सकती है जो अनिवार्य है। दोनों तरीके अपनाना बैंक के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। एक को हम बोलते हैं सीआरआर और दूसरी को हम बोलते हैं एसएलआर। क्या होती है ये सीआरआर एसएलआर, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये बात अगर आपके समझ में आ गई है, एनडीटीएल क्या होता है, डिमांड लायबिलिटी, और दूसरा हमारे पास टाइम लायबिलिटी के रूप में। इन दोनों को हम बोल सकते हैं ग्रोस। ग्रोस का मतलब टोटल, कुल कितना जमा हुआ है और उस जमा में से हमारे पास देनदारी कितनी निकल गई उस दिन की, उसके बाद जो हमारे पास शुद्ध पैसा बचा है वही हमारे पास क्या है, एनडीटीएल है। इस एनडीटीएल का निश्चित प्रतिशत भाग जो है वो बैंक को क्या रखना पड़ेगा, आरक्षित कोष के रूप में रखना पड़ेगा। और ये आरक्षित कोष 2 प्रकार का हो सकता है, हमारे पास सीआरआर के रूप में और दूसरा हमारे पास एसएलआर के रूप में। अब ये दोनों कैसे होते हैं, कितने होते हैं और ये कैसे मौद्रिक नीति को अप्लाई करवाते हैं, इसकी हमें बात करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एनडीटीएल के ऊपर अब बात करेंगे। एनडीटीएल के संदर्भ में हमारे पास 2 प्रकार के आरक्षित अनुपात हुए हैं। एक को हमने बोला है सीआरआर के रूप में और दूसरे को हमने बोला है एसएलआर के रूप में। देखिए आप, दोनों को हम एक तरीके से तुलनात्मक ही बात कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान भी हो जाएगी बात करना। चलिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं सीआरआर और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं एसएलआर की। देखिए आप, एनडीटीएल जो हमारे पास था, जो हमारे पास शुद्ध डिमांड टाइम लायबिलिटी बची है, देनदारी बची है, उस एनडीटीएल का निश्चित प्रतिशत भाग जो है, निश्चित प्रतिशत भाग कैश रूप में, कैश का मतलब नकदी, नकदी के रूप में बैंक को अपने पास आरक्षित रखना पड़ेगा। तो वो एनडीटीएल का भाग जो बैंक द्वारा नगद के रूप में, कैश के रूप में आरक्षित रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। जबकि इसी एनडीटीएल का निश्चित प्रतिशत हिस्सा जो है वो कैश फॉर्म के अलावा भी, कैश फॉर्म के अलावा भी बैंक को रखना जरूरी होता है। यह अलावा क्या हो सकता है, जैसे बैंक ने गोल्ड के रूप में रख लिया है निश्चित हिस्सा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां जिसको हम बोलते हैं, जी सैक हम जिनको बोलते हैं, उसके रूप में रख लिया है। कोई शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाकर और उसका एक निश्चित हिस्सा जो है वो रख लिया है। तो कैश के अलावा, नगद कोष के अलावा बैंक के द्वारा एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा अपने पास आरक्षित रखा जाता है। उसको हम बोलते हैं क्या, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो के नाम से, सांविधिक तरलता अनुपात हम इसको बोल सकते हैं। तो यह सांविधिक तरलता अनुपात नगद के अलावा किसी भी तरल रूप में पाया जा सकता है।
तरल होने से मतलब, लिक्विड होने से मतलब हमारे पास कोई पानी दूध नहीं है। इसका मतलब हमारे पास यह है कि ऐसी कोई भी मुद्रा आधारित वस्तु जो तुरंत बिक सकती है, जिसका हम तुरंत, जिसको हम बेच सकते हैं बाजार मूल्य पर, वो सारी वस्तुएं क्या होती हैं? तरल होती हैं। इनके अंदर कोई सेकंड हैंड नहीं होता। जिससे आप खरीदोगे वही उसका ओनर होगा, वही उसका मालिक होगा। गोल्ड होगा, आपके पास बिस्किट पड़े हैं, आप 24 कैरेट के बिस्किट हैं, आप कभी भी जाके उसको बेच सकते हो, आपको उसका मूल्य मिल जाएगा। वो हमारे पास क्या है? सर्वाधिक तरलता वाले हैं। कैश सबसे ज्यादा तरल होता है। आप पैसे का लेन देन किसी को दे दो, आप, कोई मना नहीं करेगा, तुरंत आपको उसके बदले में चीज मिलेगी। तो ऐसी लिक्विडिटी जो होती है, ऐसी तरलता जो होती है, वो कैश में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो एनडीटीएल का निश्चित प्रतिशत भाग जो कैश के रूप में रखना जरूरी है, उसको हम बोलते हैं सीआरआर। और जो हमारे पास कैश के अलावा अन्य तरल रूप में रखना पड़ता है, वो अधिकतर हमारे पास किसके रूप में होता है? एसएलआर के रूप में। तो बैंक अधिकतर अपने एसएलआर का उपयोग दो ही कामों में करते हैं, या तो वो गोल्ड खरीद लेते हैं, और या फिर क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, सरकारी प्रतिभूति जिसको हम बोलते हैं, उस सरकारी प्रतिभूति के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट या निवेश कर देते हैं। सरकारी प्रतिभूति में निवेश, ये दो मुख्य साधन होते हैं हमारे पास। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करें, कितना प्रतिशत हिस्सा बैंक को रखना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो ऐसा कहा जाता था, जब ये प्रक्रिया लागू हुई थी, उस समय इसकी रेट रखी गई थी 3 से लेकर 15% के बीच में। यानी कि न्यूनतम 3% और अधिकतम 15% बैंक को रखना अनिवार्य था। अगर बैंक नहीं रखेंगे तो उनके ऊपर रिजर्व बैंक पेनल्टी लगाएगा, उनके ऊपर जुर्माना लगाएगा। और इसकी जो सीमा तय की गई थी वो थी 25% से लेकर 40% तक। यानी कि न्यूनतम 25% रखना पड़ेगा और अधिकतम बैंक को कितना रखना पड़ेगा? 40% भाग जो है वो एसएलआर के रूप में रखना पड़ेगा। अब 2006 के बाद ये सीमा समाप्त कर दी गई है। ऊपरी सीमा जो है, ये जो सीमा थी 15% वाली और 40% वाली, और ये निचली सीमा जो थी, इसको अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और अब ये पूरा बाजार आधारित बना दिया गया है। यानी कि रिजर्व बैंक या भारत का जो रिजर्व बैंक है वो बाजार की स्थिति देखेगा और स्थिति के अनुसार सीआरआर और एसएलआर जो है उसको क्या करेगा? निर्धारित करेगा। अगली बात देखिए आप, इस चीज के ऊपर बैंक को कभी भी कोई प्रॉफिट नहीं होता है। कहने का मतलब, ये जो एसएलआर सीआरआर का पैसा जो कैश फॉर्म में रख रखा है, आरबीआई इसके ऊपर उसको कोई ब्याज नहीं देती है। ये रखना जरूरी होता है। क्यों रखना जरूरी होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। यानी कि जो प्रतिशत हिस्सा सीआरआर के कैश फॉर्म में बैंक ने अपने पास रख रखा है या आरबीआई के पास जमा करवा रखा है, उस पैसे के ऊपर आरबीआई किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देगी। इसलिए किसी प्रकार का प्रॉफिट बैंक को नहीं हो सकता है, जबकि ये कभी कभी प्रॉफिट वाला हिस्सा बनेगा। मतलब एसएलआर जब रखेगा तो बैंक को इसका लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा आप ये सोच सकते हैं। देखिए मान लिया 100 करोड़ रुपए उसने एसएलआर के रूप में रख रखे थे, और 100 करोड़ से उसने क्या कर लिया? गोल्ड खरीद लिया, मान लो 100 करोड़ का। अब गोल्ड की रेट बढ़ गई मान लो, और वो गोल्ड 100 करोड़ वाला 108 करोड़ का हो गया, तो बैंक को लाभ हो गया 8 करोड़ का। तो ये जो हिस्सा होता है ये प्रॉफिट वाला भी हो सकता है, एसएलआर के रूप में जो राशि रखी जाती है, जबकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अब अगर हम बात करें इसकी वर्तमान दरों की, तो ये दर आरबीआई के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मौद्रिक नीति जैसे आती है उसके अंदर आप देखना, आपको सीआरआर शब्द लिखा हुआ मिलेगा, एसएलआर शब्द लिखा हुआ मिलेगा। तो मूल रूप से अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति जो है वो लगभग 7-8% के आसपास तक रहती है। यानी कि टोटल जो एनडीटीएल होता है उसका लगभग 7-8% हिस्सा जो है वो बैंक किसके रूप में रखता है? सीआरआर के रूप में रखता है। जबकि लगभग 19-20% के आसपास जो रेट है वो लगभग रहती है किसकी? एसएलआर की। तो पहले जो अधिकतम और न्यूनतम की सीमा डिसाइड की गई थी वो सीमा तो 2006 में समाप्त कर दी गई, और इसको टोटली किस पर आधारित कर दिया गया? बाजार आधारित बना दिया गया। और पूरी व्यवस्था जो है वो वर्तमान में बाजार आधारित चलती है। लगभग यहां रहती है इसकी स्थिति। आप जब भी आपका पेपर हो उससे ठीक पहले एक बार उस समय जो लेटेस्ट मौद्रिक नीति आई हुई होगी उसके डाटा आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वो डाटा महत्वपूर्ण बन जाएंगे। अभी मैं इसके कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। तो ये लगभग 19-20% के आसपास रहता है और ये लगभग 7-8% के आसपास रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने में कैसे सहायक होंगे, ये बात करनी है हमें इंपॉर्टेंट। तो देखिए 2 प्रकार की चीजें हमने देखनी है हमें। ये बात अगर आपके समझ में आ गई है तो
चलिए, दो चीजें हमें देखनी है, दो स्थिति हमारे पास बनेगी। एक तो हमारे पास इन्फ्लेशन की अवस्था, इन्फ्लेशन, और दूसरी होगी हमारे पास डिफ्लेशन की अवस्था, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होगा, हमने बताया मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी हुई होगी और उस मुद्रा आपूर्ति को क्या करना है, कम करना है। और यहां पर मुद्रा आपूर्ति क्या है, कम है, और उस मुद्रा आपूर्ति को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए आप, आरबीआई सीआरआर जो है उसकी रेट को अगर बढ़ा देता है, सीआरआर की रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मान लो पहले 5% थी और अब उसने बढ़ा के कितनी कर दी, 8% कर दी। तो कहने का मतलब यह हुआ बैंक को एनडीटीएल का जो प्रतिशत है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब बैंकों के पास पैसे क्या रहेंगे, कम रहेंगे। बैंकों के पास पैसे क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि उसने निश्चित प्रतिशत हिस्सा क्या कर दिया है, रिजर्व रख दिया है, उसका उपयोग नहीं कर सकता बैंक। अब जब बैंकों के पास पैसे कम होंगे तो वो आगे लोन भी क्या देंगे, कम देंगे। ग्राहक जो है, उपभोक्ता जो है, उनको लोन भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और लोन कम मिलेगा, इसका मतलब धीरे धीरे करके मुद्रा की आपूर्ति जो पहले बढ़ी हुई थी, वो लोन या पैसा बाजार में नहीं आने से उसकी आपूर्ति धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन की अवस्था में, मुद्रास्फीति या महंगाई की अवस्था में रिजर्व बैंक क्या कर देता है, सीआरआर को बढ़ा देता है। इसके विपरीत मुद्रा की आपूर्ति जब बाजार में कम है, उसको बढ़ाया कैसे जाए, डिफ्लेशन से वापस ठीक अवस्था में कैसे लाया जाए, तो बैंक क्या कर देता है, सीआरआर को कम कर देता है। मान लो पहले 8% हिस्सा रिजर्व रख रखा था बैंक ने, उसका उपयोग नहीं कर सकता था बैंक, लोन नहीं दे सकता था उसका, अब उसने घटा के उसको कितना कर दिया, 5% कर दिया। तो ये जो 3% घटा है, ये 3% बैंक क्या कर देगा, लोन के रूप में और दे देगा, और देगा। इसका मतलब उपभोक्ता के पास पैसे ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे करके डिफ्लेशन वाली अवस्था क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, मुद्रास्फीति की अवस्था में सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन की अवस्था में या मुद्रास्फीति की अवस्था में सीआरआर जो है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, और महंगाई और मंदी जो है इससे क्या कर लिया जाता है, निपट लिया जाता है। सेम ये कि ये स्थिति यहां पर भी होगी जब बैंक के द्वारा जो अपना हिस्सा कैश के अलावा इन चीजों में इन्वेस्ट कर रखा है बैंक ने, अगर एसएलआर की मात्रा ज्यादा कर दी जाती है तो इसका मतलब ये सामान भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। अब इस पैसे का उपयोग बैंक लोन में नहीं कर सकता है, बैंक का पैसा ज्यादा निवेश कर दिया इन चीजों में। जब उसके पास पैसा कम रहेगा तो वो लोन भी कम देगा, और लोन कम देगा तो धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन अपने आप क्या आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, मौद्रिक नीति में सीआरआर और एसएलआर जो है, इन दोनों की रेट जब बढ़ती है तो बैंकों को ज्यादा पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, और ज्यादा पैसा रिजर्व रखेंगे, उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकेंगे तो बैंक लोन कम देगा, और लोन कम देगा तो सीधी बात है इन्फ्लेशन या जो मुद्रास्फीति है वो क्या आ जाएगी, हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके विपरीत अगर हम बात करें तो अगर इनकी रेट कम है, इनकी दर कम है, तो हमारे पास क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और डिफ्लेशन वाली अवस्था से हम क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण अनुपात है, और इन दोनों अनुपातों की बात हमें किस रूप में करनी है, एनडीटीएल। एनडीटीएल का निश्चित प्रतिशत हिस्सा जो कैश फॉर्म में रखा जाता है उसको तो हमने बोल दिया है सीआरआर, और जो कैश के अलावा किसी भी तरल रूप में रखा जा सकता है, मुख्य रूप से दो ही तरल चीजें ज्यादा होती है, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूतियां जो तुरंत बिक सकती हैं, मतलब तो उनको हम किसके रूप में बोलेंगे, एसएलआर के रूप में। तो ये लगभग 5-7% के आसपास तक रहता है, और ये 19-20% के आसपास तक वेरी करता है। तो ये पहला उपकरण है हमारे पास मात्रात्मक उपकरणों को, जिसको हमने क्या बोला है, आरक्षित अनुपात बोला है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी चीज के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे रेपो रेट या पॉलिसी रेट, जिनको हम बोल रहे हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूंगा। अगर नहीं आई है तो आप एक बार के लिए रिपीट कर लेना वीडियो को, रिपीट करने के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगी ये बात। चलिए, एनडीटीएल की बात हो गई, हमारे पास आरक्षित अनुपात की बात हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉलिसी रेट की बात करते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी दर जो है वो लागू करता है बैंक, पॉलिसी रेट्स। चलिए, इसमें हमारे पास मुख्य रूप से हमें दो चीजों के बारे में बात करनी है। एक हम बात करेंगे LAF सुविधा की, इसको हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसकी बात करेंगे। और दूसरी हमें बात करनी है MSF की,
इसको हम बोल सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दो हमारे पास सुविधाएं हैं नीतिगत दरों को समझने के लिए। एलएएफ का मतलब लिक्विडिटी का मतलब हमने समझ लिया अभी, तरलता, एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन, फैसिलिटी का मतलब सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको। और मार्जिनल का हिंदी में मतलब होता है सीमांत स्टैंडिंग फैसिलिटी। स्टैंडिंग का मतलब स्थिर, सीमांत स्थिर फैसिलिटी जो है उसको हम बोलेंगे एमएसएफ के रूप में। और दूसरी हमारे पास किसके रूप में, एलएएफ के रूप में, लिक्विडिटी समायोजन या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के रूप में। चलिए ये एक्चुअल में चीजें है क्या, इसके बारे में बात करते हैं अपने। पहले देखिए, तरलता का समायोजन करना है। समायोजन का मतलब हमारे पास ये है कि जहां पर ज्यादा है वहां से ट्रांसफर करके कम पर ले आनी है। मतलब मान लो कहीं पर पैसा ज्यादा हो गया, उस पैसे ज्यादा वाले हिस्से को जहां पर पैसा कम है वहां पर ले आई तो बैलेंस हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा दोनों के बीच में। जहां पैसा कम है वहां से हमें क्या करना है, पैसे को वापस भी हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कैसे भी करके हमें क्या करना है, तरलता या लिक्विडिटी जो है उसमें क्या करके लेना है, समायोजन व्यवस्था लेके आनी है। तो यह सुविधा कहलाती है बैंक की कौन सी सुविधा, एलएएफ सुविधा के नाम से कहलाती है। सन 2000 के अंदर आरबीआई के द्वारा यह सुविधा शुरू की गई थी। अब इस सुविधा के अंदर किया क्या जाता है, यह समझने वाली बात है। इसमें हमें एक मार्केट बनाना है जिसको हम बोलते हैं रेपो मार्केट। रेपो मार्केट, ये रेपो शब्द आरईपी और रेपो जो है इसका फुल फॉर्म जो अगर हम देखें तो ऐसे कह सकते हैं हम, रीपर्चेज ऑप्शन हम इसको बोल सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरईपी, रीपर्चेज का आरईपी लिया है और ओ का ऑप्शन का ओ लिया है, और ये दर या मार्केट बन गया है कौन सा, रेपो मार्केट। अब इस रेपो मार्केट में होता क्या है वो हमें बात करनी है। इसमें एक तो होता है धन का विक्रेता और एक होता है हमारे पास क्रेता। एक धन को बेचने वाला है और दूसरा धन को क्या है, खरीदने वाला है। जब बेचने वाला अपना पैसा या धन क्रेता को देता है तो यहां इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, दोनों के बीच में एक प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस क्या होता है कि मैं एक निश्चित समय के अंदर यह पैसा मेरा वापस ले लूंगा। ये पैसा क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे। लेकिन जितने समय तक ये पैसा क्रेता के पास रहेगा, उसकी जरूरत को पूरा करेगा, वो ब्याज सहित क्या करेगा, धन विक्रेता को वापस लौटाएगा। तो ये जो ब्याज दर लग रही है विक्रेता और क्रेता के बीच में, जो धन का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, इसमें जो ब्याज दर लग रही है वो ब्याज दर हमारे पास किस रूप में कहलाती है, रेपो मार्केट के रूप में। इस रेपो मार्केट में ये जो धन का विक्रेता और क्रेता के बीच में जो एक्सचेंज या समझौता हो रहा है, ये दो रूपों के अंदर होता है। उन्हीं को हमें बोलते हैं क्या, एलएएफ रेट बोलते हैं हम उनको, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेट या दर हम उसको बोलते हैं। तो वो दर हमारे पास मुख्य रूप से दो हैं जिनको हम बोल रहे हैं रेपो रेट आरआर, और एक होती है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट, और दूसरी होती है कौन सी, रिवर्स या विपरीत रेपो रेट के रूप में। तो इन दो की बात हमें करनी है एलएएफ के रूप में। यह बात आपके समझ में आ गई होगी। एलएएफ का मतलब तरलता का समायोजन करना है। जहां पर तरलता ज्यादा है वहां से तरलता को सोखना है, कम करनी है, और जहां तरलता कम है वहां पर तरलता डालनी है ताकि वो क्षेत्र ऊपर आ जाए। तो ये जो तरलता समायोजन चल रहा है इसको हम बोलते हैं एलएएफ सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा या फैसिलिटी। और इसमें जो मार्केट डेवलप किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो मार्केट बोलते हैं। यानी कि धन का विक्रेता और क्रेता के बीच में एक निश्चित समझौता, जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय के बाद विक्रेता अपना पैसा क्या कर लेगा, वापस ले लेगा क्रेता से। यह सुविधा कहलाती है कौन सी सुविधा, एलएएफ। तो आप अभी के लिए इतना ओवरव्यू रखिए कि पॉलिसी रेट में हमें दो मार्केट की बात करनी है, और मुख्य रूप से तीन मार्केट की अगर मैं कहूं तो शॉर्ट में हम तीन मार्केट की बात कर लेंगे। तीन मार्केट की, एक को हम और बोलेंगे, देखिए आप कॉल मनी मार्केट बोलेंगे, कॉल मनी मार्केट। ये तीन मार्केट पढ़ने हमें किसमें, पॉलिसी रेट में। जिसमें पहला मार्केट मैंने आपको बता दिया है एलएएफ मार्केट होता है, जिसको हम बोलते हैं रेपो मार्केट। और रेपो मार्केट में दो प्रकार की ब्याज दर चलती है, एक को तो हम बोलते हैं रेपो रेट और दूसरी को हम बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट। ठीक, अब एलएएफ सुविधा तो सन 2000 के अंदर शुरू हुई। इससे पहले क्या व्यवस्था चलती थी, आरबीआई तो 1949-1950 के बाद से भी काम कर रहा है। उससे पहले जो व्यवस्था चलती थी उसको हम बोलते थे बैंक रेट। ठीक है, हिंदी में बोले तो बैंक दर बोलते थे। तो हमें एलएएफ सुविधा में तीन बातें पढ़नी है।
एलएफ सुविधा से पहले जो बैंक रेट चलती थी वो क्या होती थी, बैंक दर किसको बोलते थे। फिर रेपो रेट आई हमारे पास 1996 में, और फिर रिवर्स रेपो रेट भी व्यवस्था लागू की गई। इन दोनों को मिल नई व्यवस्था लाई गई एलएफ सुविधा के रूप में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के रूप में। ठीक, दूसरी हमें आगे पढ़नी है, पहले हम उनकी बात करेंगे तीनों की, क्योंकि मिक्स ना हो इसलिए। फिर हम अगली सुविधा देखेंगे एमएसएफ सुविधा, और तीसरी हम देखेंगे कॉल मनी मार्केट सुविधा के रूप में। तो आप अभी के लिए अपने नोट्स में ये नोट जरूर कर लीजिए एक बार, ताकि आपको ध्यान रहेगा अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो एमएसएफ सुविधा क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखने वाले हैं एलएफ सुविधा क्या होती है। एलएफ सुविधा क्या है, यानी कि ये जो 3 रेट मैं आपको बता रहा हूं, और मुख्य रूप से 2 रेट एलएफ की, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ये क्या होती है इसकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बैंक दर की, जो एलएफ सुविधा से पहले चला करती थी। दूसरी हम बात करेंगे रेपो रेट की, आरआर जिसको हम बोलेंगे रेपो रेट। तीसरी हम बात करेंगे ट्रिपल आर की, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होती है, इन तीनों के बारे में बात करनी है हमें। देखिए, इसको समझने के लिए हमारे पास सीधी सीधी एक बात है, ये है आरबीआई हमारे पास, जो कि बैंकों का बैंक है। अंतिम उधारकर्ता या ऋणदाता बैंकों को कौन है, आरबीआई है। आरबीआई ऋण देता है बैंक को, ठीक है, ऋण देगा। अब यहां पर दो तरफा हमारे पास विनिमय चलता है। कभी तो आरबीआई जो है वो विक्रेता होता है, और बैंक जो है वो खरीदने वाला होता है क्रेता। ठीक, कई बार इसका उल्टा भी चलेगा, आरबीआई बन जाएगा हमारे पास क्रेता खरीदने वाला, और बैंक बन जाएगा हमारे पास विक्रेता बेचने वाला। ये 2 स्तरीय या 2 दिशाओं में चलने वाली क्रिया होती है। पहले आप इसको समझिए, इसको भूल जाइए आप एक बार। यहां आप देखिए, आरबीआई और बैंकों के बीच में जो पैसा या धन का या सिक्योरिटी का जो लेन देन चलता है, उसमें 2 रूप है हमारे पास। कभी तो आरबीआई विक्रेता का मतलब बैंकों को पैसे देता है, और कभी वो खुद भी क्या करता है, बैंकों से पैसा लेता है। ऐसा वो क्यों करता है, ऐसा करता है वो मुद्रा की डिमांड और सप्लाई जो है, मांग और आपूर्ति जो है, उसके बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए। कैसे स्थापित करता है उसकी हमें बात करनी है आगे। देखिए आप, ये जो धन का लेन देन हो रहा है, इसमें जो मार्केट काम करेगा वो है रेपो मार्केट हमारे पास, रेपो मार्केट, ठीक है। अब क्या होता था, देखिए, ये जो रेपो मार्केट में धन का विनिमय हो रहा है, ये विनिमय 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास होता है दीर्घकालिक, यानी कि लंबे समय के लिए पैसा दिया जाएगा, चाहे तो रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया जाए, चाहे बैंक किसको दे, रिजर्व बैंक को दे। एक तो दीर्घकालिक लेन देन होता है, और दूसरा होता है हमारे पास अल्पकालिक लेन देन। अल्पकालिक, दीर्घकालिक लेन देन के दौरान क्या होता है, आरबीआई पैसे देता है किसको, बैंकों को, और जिस दर के ऊपर या जिस ब्याज दर पर वो पैसा देता है, उस दर को हम बोलते हैं बैंक रेट। उस दर को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। तो सन 1950-51 से लेकर भारत में लगातार 1996 तक यही व्यवस्था चलती थी, एक ही रेट चलती थी पूरी, उसको बोलते थे बैंक रेट। यानी कि आरबीआई या रिजर्व बैंक के द्वारा दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की, उनको जो धन उपलब्ध करवाया जाता था, उस धन के ऊपर आरबीआई बैंक से जो ब्याज लेता था, वो ब्याज दर ही क्या कहलाती थी, बैंक रेट कहलाती थी। अब मान लो आरबीआई ने 8% की रेट के ऊपर बैंक को 8% ब्याज दर के ऊपर बैंक को क्या दिया, लोन दिया या पैसे दिए। अब बैंक क्या करेगा, इस 8% वाली को 9 और 10% के ऊपर आगे कस्टमर को देगा, उपभोक्ता को देगा। तो बैंक को जो 1-2% का ये कमीशन मिल रहा है, जो लाभ हो रहा है, ये बैंक को चलाने वाली व्यवस्था है, बैंक का परिचालन है। तो वो दर, वो ब्याज दर जिसमें आरबीआई या रिजर्व बैंक बैंकों को उनकी दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो पैसा या धन या मुद्रा देता है, उसके ऊपर जो ब्याज दर लेता है बैंक, रिजर्व बैंक, वो ब्याज दर ही क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। अब यह व्यवस्था 1996 तक ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 1996 के बाद में एक समिति गठित की गई थी बैंकों के सुधार को लेकर। उस समिति का नाम था नरसिम्हन समिति के नाम से, इनके आगे हम बात करेंगे। नरसिम्हन समिति जो थी, उसने सिफारिश दी कि बैंक रेट के साथ साथ 2 और रेट भी लागू की जाए, जिनको हम बोलते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। और इन दोनों से जो मार्केट बना, उसका नाम था रेपो मार्केट। और रेपो मार्केट का अर्थ मैंने आपको समझा दिया कि जब देने वाला यानी कि आरबीआई हो चाहे बैंक हो, इन दोनों के बीच जब एक समझौता होता है, और समझौता इस आधार पर होता है कि मैं निश्चित समय के बाद में धन क्या कर लूंगा,
वापस ले लूंगा और बदले में जो ब्याज दर होगी वो तुझे दे दूंगा। तो इस प्रकार से जो मार्केट बना रेपो मार्केट, उसमें दो प्रकार की ब्याज दर चला करती थी और ये दोनों ब्याज दरें जो है ये अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाली थी। बैंक दर हमेशा दीर्घकालिक आवश्यकता पर लागू होती है और अल्पकालिक आवश्यकता पर हमेशा दो दर लागू होती है। कौन सी? रेपो रेट और दूसरी रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होती है, हम इसकी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट में क्या होता है, देखिए आप, रेपो रेट में आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये पैसे देता है बैंकों को। तो मतलब ये विक्रेता हो गया है और ये हो गए हैं क्रेता। तो आरबीआई जो है वो जब बैंकों को पैसे देता है तो उसके ऊपर जो ब्याज दर आरबीआई बैंकों से लेता है उसको हम बोलते हैं क्या? रेपो रेट। तो रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जो बैंक की कौन सी आवश्यकता को पूरी करती है? अल्पकालिक आवश्यकता को पूरी करती है। और इस आवश्यकता के दौरान बैंक क्या करता है? आरबीआई से पैसा उधार लेता है और उधार के दौरान जो ब्याज दर आरबीआई लगाता है उसको हम बोलते हैं क्या? रेपो रेट। इसका उल्टा भी हो जाता है कई बार बैंक से क्या करता है? आरबीआई पैसा लेता है। तो उस अवस्था में बैंक जो ब्याज दर आरबीआई से लेते हैं उस ब्याज दर को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये रिवर्स रेपो रेट बैंकों के द्वारा लगाई जाती है और रेपो रेट किसके द्वारा लगाई जाती है? आरबीआई के द्वारा लगाई जाती है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों में अंतर रहता है। दोनों ही अल्पकालिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली जरूर हैं, लेकिन रेपो रेट तो आरबीआई लगाता है बैंकों पर ब्याज दर के रूप में और रिवर्स रेपो रेट बैंक लगाते हैं किसके? आरबीआई के ऊपर। ऐसा क्यों करते हैं ये, इसकी हमें आगे बात करनी है, क्योंकि हमें डिमांड और सप्लाई की लेकर चलना है मौद्रिक नीति में। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए आप, रेपो रेट जो होती है इसमें जब आरबीआई बैंकों को पैसे देता है तो ऐसा ही नहीं है कि बैंक बोल दे कि मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, लाओ दे दो। नहीं देगा बैंक। इसके बदले में किसी न किसी प्रकार की कोई प्रतिभूति गिरवी रखनी पड़ेगी। प्रतिभूति किसी भी रूप में हो सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण होती है इसमें। सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखकर बैंक क्या कर सकता है? आरबीआई से लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है और यह ऋण न्यूनतम 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए। कम से कम 5 करोड़ रुपए अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक के द्वारा लिए जाएंगे और यह अल्पकालिक टाइम पीरियड अधिकतर 14 दिन का होता है, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का हो सकता है, जो अल्पकालिक आवश्यकता की क्या कर देता है? पूर्ति कर देता है। लेकिन इसके लिए बैंक के पास उसको क्या रखनी पड़ेगी? रिजर्व बैंक के पास क्या रखनी पड़ेगी? प्रतिभूति रखनी पड़ेगी। ठीक है। रिजर्व बैंक जो है जब पैसा लेगा बैंकों से, जो बैंक ब्याज दर लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या कर देगा? आरबीआई अपनी सिक्योरिटी जो है वो किसको उपलब्ध करवाएगा? बैंकों को। तो कहने का मतलब यह हुआ कि रेपो मार्केट जो होता है, रेपो मार्केट, उसके अंदर प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। ठीक है। कभी तो प्रतिभूति गिरवी रखता है बैंक, कभी रखता है आरबीआई। ऐसा वो कब करता है और क्यों करता है, इसकी हमें बात करनी है। देखिए आप, जब बात आ जाती है इन्फ्लेशन की, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने का मतलब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई है, बैंकों के पास पैसा ज्यादा है। बैंकों के पास पैसा क्या है? ज्यादा है। अब बैंकों के पास पैसा कम करना है। कम इसलिए करना है कि ताकि वो उपभोक्ता को ऋण क्या दे सके? कम दे। तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा है, इस पैसे को हमें क्या करना है? कम करना है। तो कम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई कहेगा बैंकों से कि लाओ तुम्हारे पैसे जो है वो मुझे लाके दे दो। तो बैंक अपने पैसे जो है वो किसके पास जमा करवा देंगे? आरबीआई। और बदले में आरबीआई इसको क्या दे देगी? अपनी प्रतिभूतियां दे देगी। तो बैंकों के पास जब पैसा कम हो गए तो वो उपभोक्ताओं को क्या करेंगे? लोन कम देंगे। और लोन कम देंगे तो अपने आप ही मुद्रा की आपूर्ति बाजार के अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और मुद्रा आपूर्ति कम होना मतलब महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन की अवस्था में बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास अपना पैसा या सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है, पैसा जमा करवाया जाता है। बदले में आरबीआई इसको क्या देता है? सिक्योरिटी देता है पैसा कम करने के लिए। डिफ्लेशन की अवस्था में क्या होगा? डिफ्लेशन की अवस्था में बैंकों के पास पैसा कम है। बैंकों के पास पैसा क्या रहेगा? कम रहेगा। अब बैंकों के पास पैसा कम है इसलिए वो लोन भी कम दे पा रहे, तो आपूर्ति बढ़ानी है। तो आरबीआई क्या करेगी? बैंकों को ऋण उपलब्ध करवा देगी और उससे एक निश्चित ब्याज दर ले लेगी। तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं।
तो इन्फ्लेशन की अवस्था में आरबीआई क्या करती है, बैंकों के पास मुद्रा की आपूर्ति को सोखती है और डिफ्लेशन की अवस्था में वहां पर मुद्रा की मात्रा को क्या कर दी है, बढ़ाती है, आपूर्ति को क्या करेगी, बढ़ाने का काम करेगी। ठीक, तो दोनों ही अवस्थाओं में अगर हम देखें तो रेपो रेट मंदी की अवस्था में कम रखेगा आरबीआई, कम ब्याज पर बैंकों को ऋण देगा तो बैंक ज्यादा ऋण लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का एक ही सिस्टम बैठेगा, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। लास्ट जो कंक्लूजन निकलेगा ये तो आपके समझ के लिए है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन की अवस्था जब है, इन्फ्लेशन की अवस्था है, उस समय आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंकों को ऋण कम ले, बैंक ऋण कम ले, ठीक, ताकि वो उपभोक्ताओं को आगे ऋण कम दे। और रिवर्स रेपो रेट जो होती है वापिस मुद्रा को लेने वाली, इस अवस्था में भी रिवर्स रेपो रेट जो है उसकी मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक, और डिफ्लेशन की अवस्था में क्या करता है, डिफ्लेशन की अवस्था में रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या ले, उससे पैसा ले। तो ये चलता है हमारे पास डिमांड और सप्लाई को नियंत्रित करने का एक मार्केट, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेपो मार्केट, रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक, तो रीपर्चेज ऑप्शन के अंदर बैंक क्या करता है, आरबीआई और बैंकों के बीच में एक समझौता हो जाता है निश्चित समय के लिए, और उसी के अंतर्गत प्रतिभूतियां और पैसे का क्या होता है, आपसी लेन देन होता है। तो ये जो व्यवस्था जो चलती है इसको हम बोलते हैं LAF सुविधा। आप देख रहे होंगे इसमें कि लिक्विडिटी को इसमें क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो पहली व्यवस्था जो हमने पढ़ी है, बैंक रेट क्या होती है, दीर्घकालिक आवश्यकता को पूर्ति करने वाली ब्याज दर होती है हमारे पास जो आरबीआई लेता है बैंकों से, और दूसरा हमारे पास कौन सा मार्केट होता है, LAF मार्केट होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मार्केट होता है। आगे हम बढ़े तो हमारे पास दूसरे प्रकार का मार्केट आता है जिसको हम बोलते हैं MSF मार्केट के रूप में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से। MSF सुविधा क्या है, ठीक है, यह भी कई बार पूछी जाती है। सन 2010 में आरबीआई के द्वारा इस सुविधा की शुरुआत की गई थी और यह सुविधा केवल मुंबई में उपलब्ध है और कहीं नहीं है। भारत के दूसरे हिस्सों के अंदर यह सुविधा आरबीआई नहीं देता है, यह केवल किसमें देता है, मुंबई जो आर्थिक राजधानी है भारत की, वहीं देता है। MSF सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीआई केवल एक रात के लिए यानी कि 24 आवर के लिए केवल क्या करता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। तो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, किसी भी बैंक की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बैंक के द्वारा एक सुविधा की शुरुआत की गई जिसका नाम था MSF सुविधा के नाम से। तो इस MSF सुविधा के अंदर बैंक को एक रात या 24 आवर के ऋण की तात्कालिक आवश्यकता को पूर्ति करवाने के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंक को ऋण देता है, और यह ऋण देते समय जो ब्याज दर उसके द्वारा लगाई जाती है उस ब्याज दर को हम बोलते हैं MSF ब्याज दर या दर के रूप में। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के रूप में। तो ये केवल एक दिन, मोस्टली एक दिन के लिए होता है और अधिकतम 3 दिन के लिए हो सकती है। बस अधिकतम 3 दिन के लिए कब हो सकती है, मान लो शुक्रवार की रात को, शुक्रवार को ले लिया बैंक ने ऋण, तो उसके 24 आवर आगे शनिवार आ गया तो नहीं होगा, छुट्टी होगी, संडे की छुट्टी होगी, सोमवार को उसको हर हाल में वापस वो पैसे जो है वो आरबीआई को देने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं से भी एडजस्टमेंट करके दे। तो ये जो अवस्था होती है इसको तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाली इस सुविधा को हम क्या बोलते हैं, MSF सुविधा के नाम से बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको बोला जाता है। तो केवल कौन से, कहां पर उपलब्ध है, मुंबई में उपलब्ध है। अब ऐसी एक सुविधा मुंबई के अंदर और भी चलती है जिसको हम बोलते हैं कॉल मनी मार्केट के नाम से, कॉल मनी मार्केट। अब इस कॉल मनी मार्केट में क्या होता है, इसमें बैंक के बीच में पैसे का लेन देन होता है। ये तो यहां पर तो देखो आरबीआई और बैंक के बीच में लेन देन हो रहा था अल्पकालिक या एक रात के लिए, यहां बैंक और बैंक के बीच में एक रात के लिए बैंक की तात्कालिक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए समझौता या पैसे का लेन देन होता है बैंक के बीच में। किसी बैंक के पास मान लो एक दिन में ज्यादा पैसा आ गया और किसी दूसरे बैंक के पास मान लो कम पैसा है, तो वो दोनों एक दूसरे से फोन पे बात कर लेंगे, कॉल मनी। ठीक है, कॉल के ऊपर मनी उपलब्ध हो जाए, इसलिए इसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं हम, कि फोन के ऊपर ही दर निश्चित कर ली जाती है कि कितनी दर पर पैसा दे दोगे आप हमें एक रात के लिए। तो बैंक अपनी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दूसरे बैंक से जो ब्याज दर के ऊपर पैसा लेता है केवल एक रात के लिए,
एक ओवरनाइट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। जबकि यही लेन देन जब आरबीआई और बैंक के बीच में होता है तब हम उसको कौन सी सुविधा बोल रहे हैं, एमएसएफ सुविधा बोल रहे हैं। तो ये कॉल मनी मार्केट सुविधा भी केवल कहां उपलब्ध है, मुंबई में उपलब्ध है। तो आपने कई बार अखबारों में नाम सुना होगा, मिबोर का नाम आता है कई बार, मिबोर। एम फॉर मुंबई, मुंबई, आई फॉर इंटर, बी फॉर बैंक, ओ फॉर ऑफर और आर फॉर रेट। ठीक है, ये है मुंबई के अंदर इंटर बैंक, मतलब दो बैंकों के बीच में पैसे का ऑफर देकर और रेट जो डिसाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, मिबोर रेट। तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है लंदन के अंदर, और उसकी जो ब्याज रेट होती है उसको हम बोलते हैं लिबोर, LIBOR, लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट हम उसको बोलते हैं। तो विश्व के अलग अलग भागों के अंदर इस प्रकार के कॉल मनी मार्केट चलते हैं। ठीक है, जापान के अंदर भी है, उसको टिबोर बोलते हैं, टिबोर, टी फॉर टोक्यो, वहां की राजधानी जो है, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट बोलते हैं हम उसको। इसी तरीके से यूरोप के अंदर एक ही चलता है, फिबोर, फिबोर के नाम से। एफ फॉर फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का जो शहर है जो कि बड़ा एक केंद्रीय बैंक माना जाता है, तो वहां फ्रैंकफर्ट कंट्रोल करता है, फ्रैंकफर्ट बैंक जो है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट इंटरबैंक ऑफर रेट के रूप में। तो ये हमारे पास पॉलिसी रेट चलती है। 5 रेट हमारे पास मुख्य रूप से हुई है, आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं एक बार के लिए। LAF के अंदर हमने 3 रेट की बात की थी। LAF के अंदर मुख्य रूप से तो 2 ही रेट हैं, लेकिन एक उससे पहले जो चलती थी उसकी हमने बात कर ली है, बैंक दर, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। दूसरी हमने रेपो रेट की बात की थी, तीसरी हमने रिवर्स रेपो रेट की बात की थी। ये 3 तो हमने बात की LAF सुविधा के अंदर। एक हमने बात की है MSF सुविधा के अंदर, जिसको हमने बोला है MSF दर, ठीक है, MSFR बोलते हैं हम उसको। और तीसरी हमने बात की है किसकी, कॉल मनी मार्केट रेट की, या जिसको हम बोल रहे हैं क्या, मिबोर के रूप में। ठीक, ये 3 मुख्य पॉलिसी रेट है। अभी हमारे पास इस लेक्चर को कंप्लीट नहीं हुआ है अभी ये लेक्चर, अभी हमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ने हैं और कुछ गुणात्मक परिवर्तन किस प्रकार से लेके आ सकते हैं हम पॉलिसी मेकिंग में, उनको भी हमें देखना है। ठीक है, तो अगला जो मेरा लेक्चर रहेगा मौद्रिक पॉलिसी का पार्ट 2 जो है, उसमें हम उन साधनों के बारे में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर जो है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इन चीज़ों को समझ जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो रटना नहीं है आपको। बुक्स आपको क्लैरिफिकेशन कम देती है, इसलिए आप उन चीज़ों को रटना पसंद करते हैं, और उन रटी हुई चीज़ों से बाहर की कोई चीज़ अगर कंसेप्ट बेस पे पूछ ली जाती है तो वहाँ आपसे ऑप्शन में कन्फ्यूजन पैदा करवा देती है। तो ऐसे सारे कन्फ्यूजन्स को मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। बाकी तो ये चैप्टर अगर आपने चाहें तो बहुत थोड़े समय के अंदर भी पूरा हो सकता है, लेकिन अगर एक एक चीज़ को हम माइनरली देख के और विस्तृत करेंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक अकाउंट्स पर, अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स पर, और इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड लक।